नमस्कार। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि किसी एक्सेल शीट पर काम कर रहे हो और एक ही नाम, एक ही पता बार बार लिखना पड़ रहा हो? बहुत फ्रस्ट्रेटिंग होता है ना? तो आज हम डेटाबेस की दुनिया में इसी उलझन को सुलझाने वाले हैं। हम सीखेंगे कि कैसे इस बिखरे हुए डेटा को एकदम साफ सुथरी और भरोसेमंद टेबल्स में बदला जाता है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। जरा इस टेबल पर नजर डालिए। ये एक बहुत ही आम गड़बड़ी दिखा रही है। देखिए, ये जो कोर्सेज वाला कॉलम है, इसमें एक ही खाने में डीबीएमएस, ओएस मतलब एक साथ कई कोर्सेज डाल दिए हैं। और ऊपर से एक ही स्टूडेंट का नाम और डिपार्टमेंट का नाम भी बार बार रिपीट हो रहा है। बस इन्हीं सब गड़बड़ियों को आज हम ठीक करने वाले हैं। अब शायद आप सोच रहे होंगे इससे दिक्कत क्या है। दिक्कत बहुत बड़ी है। ये स्ट्रक्चर है ना, बहुत ही नाजुक है। जरा सोचिए, कल को अगर कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट का नाम बदलकर कंप्यूटिंग साइंस करना पड़ गया तो क्या होगा? आपको हर एक एंट्री में मैनुअली जाकर उसे बदलना पड़ेगा। और उससे भी बुरा, मान लीजिए किसी स्टूडेंट ने अपना आखिरी कोर्स छोड़ दिया, तो हो सकता है हम उस स्टूडेंट का पूरा रिकॉर्ड ही डेटाबेस से खो दें। ये तो बहुत बड़ा रिस्क है। तो इस मैस को ठीक करने के लिए हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि डेटा के ये अलग-अलग टुकड़े एक दूसरे से जुड़े कैसे हैं, मतलब इनके बीच का रिश्ता क्या है। और यहीं पर एंट्री होती है एक बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट की, जिसे कहते हैं फंक्शनल डिपेंडेंसी। समझिए, ये डेटा को ऑर्गेनाइज करने के नियम है, एक रूल बुक है। अब ये सुनने में थोड़ा टेक्निकल लग सकता है, पर है बहुत सिंपल। सीधे शब्दों में कहें तो ये एक ऐसा रिश्ता है जहां डेटा का एक हिस्सा दूसरे हिस्से की पहचान बताता है। जैसे अगर हमें किसी स्टूडेंट का रोल नंबर पता है, तो हमें पक्का पक्का उसका नाम भी पता चल जाएगा, है ना? बस यही है फंक्शनल डिपेंडेंसी। देखिए, इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला है। डिटर्मिनेंट से डिपेंडेंट की तरफ एक तीर। बाईं तरफ जो है डिटर्मिनेंट, वो है बॉस, मतलब तय करने वाला। और दाईं तरफ है डिपेंडेंट, जो उस पर निर्भर है। जैसे हमारे एग्जाम्पल में रोल नंबर हमारा डिटर्मिनेंट है और वो तय कर रहा है स्टूडेंट का नेम, जो कि डिपेंडेंट है। सिंपल। ठीक है, तो अब जब हमें रूल बुक पता चल गई है, तो चलिए इस गड़बड़ डेटा को ठीक करने का सफर शुरू करते हैं। हम एक एक करके नॉर्मलाइजेशन की सीढ़ी चढ़ेंगे और इस सारी उलझन को सुलझाएंगे। तो सीढ़ी का पहला कदम है फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, जिसे हम 1NF भी कहते हैं। इसका एक ही सीधा साधा नियम है। हर खाने में, मतलब हर सेल में, सिर्फ एक वैल्यू होनी चाहिए, एक से ज्यादा नहीं। बस डेटा की हर एंट्री को एकदम सिंपल रखना है। तो अब इसे ठीक कैसे करें? बहुत आसान है। याद है वो कोर्सेज वाला कॉलम जिसमें डीबीएमएस, ओएस एक साथ लिखा था? हम बस उसे तोड़ देंगे। हर कोर्स को उसकी अपनी अलग रो, मतलब अपनी अलग लाइन दे देंगे। देखिए, हो गया ना प्रॉब्लम सॉल्व। वो मल्टी वैल्यू वाले सेल्स खत्म। ऑल राइट, 1NF तो हो गया। अब सीढ़ी का अगला पायदान, सेकंड नॉर्मल फॉर्म यानी 2NF। ये थोड़ी और गहरी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। ये उस सिचुएशन को ठीक करता है जहां कोई जानकारी हमारी प्राइमरी की के पूरे हिस्से पर नहीं, बल्कि उसके सिर्फ एक छोटे से टुकड़े पर डिपेंड करती है। इसे कहते हैं पार्शियल डिपेंडेंसी। यहां देखिए, ये पार्शियल डिपेंडेंसी का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। हमारी प्राइमरी की बनी है रोल नंबर और कोर्स आईडी दोनों को मिलाकर, लेकिन जो कोर्स नेम है उसे जानने के लिए हमें रोल नंबर की कोई जरूरत ही नहीं है। वो तो सिर्फ कोर्स आईडी से ही पता चल जाता है। बस यही है वो अधूरी निर्भरता जिसकी हम बात कर रहे थे। और इसका सॉल्यूशन वो भी बहुत लॉजिकल है। हम इस अधूरे रिश्ते को, मतलब कोर्स आईडी और कोर्स नेम को निकालकर इनकी अपनी एक अलग डेडिकेटेड टेबल बना देते हैं। इससे हमारा ओरिजिनल टेबल एकदम क्लीन हो जाता है। ओके, अब बारी है थर्ड नॉर्मल फॉर्म या 3NF की। यहां हमारा मिशन है उस डोमिनो इफेक्ट को रोकना, मतलब एक ऐसी सिचुएशन को खत्म करना जहां एक नॉन की फील्ड में बदलाव करने से दूसरे नॉन की फील्ड में भी बदलाव करना पड़ जाए। इसे एक चेन रिएक्शन की तरह समझिए। देखिए, रोल नंबर से हमें डिपार्टमेंट आईडी पता चलता है और फिर डिपार्टमेंट आईडी से हमें डिपार्टमेंट नेम पता चलता है। तो रोल नंबर से डिपार्टमेंट नेम तक का जो ये इनडायरेक्ट रास्ता है ना, इसी को ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी कहते हैं। और यही हमारी अगली प्रॉब्लम है। तो इस चेन को तोड़ने के लिए हम क्या करेंगे? हम डिपार्टमेंट आईडी और डिपार्टमेंट नेम के लिए एक बिल्कुल अलग इंडिपेंडेंट टेबल बना देंगे, जिसका नाम होगा डिपार्टमेंट। इससे स्टूडेंट की जानकारी अलग रहेगी और डिपार्टमेंट की जानकारी अलग। बस हो गया चेन रिएक्शन खत्म। ठीक है, तो 1NF, 2NF और 3NF ये वो लेवल हैं जो ज़्यादातर प्रॉब्लम सॉल्व कर देते हैं। लेकिन डेटा प्योरिटी के लिए कुछ और एडवांस लेवल्स भी हैं। चलिए उन पर भी एक क्विक लुक डालते हैं।
3NF के बाद आता है BCNF यानी बॉयज स्क्वाड नॉर्मल फॉर्म। आप इसे 3NF का एक ज़्यादा स्ट्रिक्ट मतलब ज़्यादा कड़ा वर्जन समझ सकते हैं। इसका सीधा सा नियम है, हर डिपेंडेंसी में जो लेफ्ट साइड वाला हिस्सा है यानी डिटर्मिनेंट, वो एक सुपर की होना ही चाहिए। ये 3NF की कुछ रेयर लूप होल्स को भी बंद कर देता है। इसके बाद है फोर्थ नॉर्मल फॉर्म या 4NF। ये एक बहुत ही स्पेसिफिक प्रॉब्लम से डील करता है जिसे कहते हैं मल्टी वैल्यूड डिपेंडेंसी। ये तब होता है जब एक की दो या दो से ज़्यादा इंडिपेंडेंट चीज़ों की लिस्ट से जुड़ी हों। जैसे मान लीजिए एक स्टूडेंट है, उसके कई हॉबीज़ हैं और वो कई लैंग्वेजेस भी जानता है। अब हॉबीज़ और लैंग्वेजेस का आपस में तो कोई कनेक्शन नहीं है, तो इसका सल्यूशन क्या है? जैसा आप देख सकते हैं, हम ओरिजिनल टेबल को दो हिस्सों में तोड़ देते हैं, स्टूडेंट और हॉबी की एक टेबल और स्टूडेंट और लैंग्वेज की दूसरी टेबल। प्रॉब्लम सॉल्व्ड, मल्टी वैल्यूड डिपेंडेंसी खत्म। और आखिर में आता है फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म यानी 5NF। ये नॉर्मलाइजेशन का सबसे हाई लेवल है। ये गारंटी देता है कि टेबल्स को कितने भी छोटे हिस्सों में तोड़ लो, उन्हें वापस जोड़ने पर हमें ओरिजिनल डेटा ही मिलेगा, बिना किसी गड़बड़ या एक्स्ट्रा फॉल्स डेटा के। इसे कहते हैं लॉसलेस जॉइन। तो ये रहा हमारी पूरी नॉर्मलाइजेशन लैडर का एक क्विक समरी। 1NF से लेके 5NF तक हर एक फॉर्म एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम को टारगेट करता है और हमारे डेटा को और ज़्यादा क्लीन और रिलायबल बनाता है। ओके, तो हमने मेहनत करके सारा डेटा क्लीन कर लिया, उसे अलग अलग टेबल्स में ऑर्गेनाइज भी कर लिया, पर सवाल यह है कि अब इस ऑर्गेनाइज डेटा के साथ काम कैसे करें? यहीं पर सीन में आता है रिलेशनल अलजेब्रा। इसे आप डेटा के साथ काम करने का टूलकिट समझिए। इसमें कुछ बेसिक ऑपरेशंस होते हैं, जैसे सिलेक्शन जो रोज को फिल्टर करता है, मतलब हमें जो डेटा चाहिए सिर्फ वही दिखाता है। फिर है प्रोजेक्शन जो कॉलम्स को सिलेक्ट करता है, और सबसे इंपॉर्टेंट जॉइन जो हमारी तोड़ी हुई टेबल्स को वापस एक साथ जोड़ता है। तो आखिर में सानी बात का सार क्या है? बात यह है कि नॉर्मलाइजेशन का पूरा प्रोसेस डेटा की रिडंडेंसी मतलब दोहराव को कम करने और डेटा इंटेग्रिटी मतलब उसकी रिलायबिलिटी को बढ़ाने के लिए है। इससे हमारा डेटाबेस एफिशिएंट बनता है और उसे मेंटेन करना आसान हो जाता है। तो हमने इतनी मेहनत करके अपने डेटा को ऑर्गेनाइज किया, सीढ़ी के सारे कदम चढ़े, लेकिन अब एक आखिरी मजेदार सवाल, क्या कभी ऐसा भी हो सकता है कि हमें जानबूझकर इन नियमों को तोड़ना पड़े? क्या कभी डेटा को वापस मेसी बनाने का कोई अच्छा कारण हो सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें सोच के साथ छोड़ जाता है कि रियल वर्ल्ड में कभी-कभी रूल्स तोड़ने पड़ते हैं, खास तौर पर जब बात परफॉर्मेंस की हो।